Hello, welcome, and good evening in Eco classes for you. Myself, Dinesh Kumar, lecturer in economics, Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Gannor, Sonipat. Today we will study third part of chapter first, that is farming in Palampur. पालमपुर में कृषि या खेती. Here we will study main features of agriculture in पालमपुर. पालमपुर में जो खेती की जाती है उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज फिक्स लैंड, स्थिर भूमि. पालमपुर में हमने पहले भी पढ़ा है कि देयर इज 75% पॉपुलेशन, total 75% population which is engaged in agriculture. 75% population ऐसी है पालमपुर में जो एग्रीकल्चर में लगी हुई है, या तो वो एग्रीकल्चर करने में या एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में भी लेबर. तो टोटल 75% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में लगी हुई है. और 1960 के बाद जो पालमपुर में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है. 1960 तक पालमपुर में जितनी एग्रीकल्चर लैंड थी उतनी ही है, उसके अलावा वो नहीं बढ़ी है. सेकेंड वन इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. पालमपुर विलेज में कौन कौन सी क्रॉप्स बोई जाती हैं. फर्स्ट वन इज रेनी सीजन. जब होता है तो रेनी सीजन में जो जून जुलाई है उसमें खरीफ की फसल ज्वार और बाजरा वहां पे बोया जाता है. अक्टूबर दिसंबर में पोटैटो, आलू. विंटर में रबी की फसल वीट. वीट जो है वो जो नजदीक का जो गांव है जो हमने पहले भी पढ़ा था रायगंज में जो वीट है उसको सोल्ड किया जाता है. कहां पे? रायगंज. नेक्स्ट वन इज शुगर केन. साल में एक बार शुगर केन गन्ना भी उगाया जाता है, जो हमारे पालमपुर के साथ में जो विलेज है शाहपुर में उसका गुड़ या गन्ने को बेचा जाता है. कहां पे? शाहपुर. तो अगर हम ध्यान से देखें तो पालमपुर में 2 या 3 फसल एक साल में उगाई जाती हैं. तो नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है यहाँ पे. नेक्स्ट मल्टी क्रॉपिंग, बहुविध फसल प्रणाली. तो ये वो प्रणाली है जिसमें एक साल में किसी खेत के टुकड़े पर एक से ज्यादा फसल उगाई जाती है. When more than one crop is cultivated on a piece of land that is known as multi-cropping, जैसे कि पालमपुर में. और नेक्स्ट वन यहाँ पे एक चीज आई है, इसको बड़े ध्यान से हमें पढ़ना है. ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति. जब हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति इंडिया में 1960 लेट 1960 में आई. 96-97 में जो फोर्ड फाउंडेशन था उसके रिकमेंडेशन पे इंडिया में कुछ जगह पे HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज, उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया. उन बीजों का प्रयोग करने से 3 स्टेट में, हरियाणा, पंजाब और यूपी, उत्तर प्रदेश, 3 स्टेट में व्हीट और राइस, 2 नाम लिए, व्हीट और राइस 3 स्टेट में 1966-67 में HYV सीड्स का यूज करके बोए गए और उससे जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो काफी ज्यादा बढ़ा. और इसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के नाम से जानते हैं. तो हमने ध्यान रखना है कि 2 क्रॉप्स थी, राइस एंड व्हीट. 3 स्टेट थे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब. 96-67. नेक्स्ट वन इज लैंड सस्टेन, भूमि दान. जब हमने HYV हाई यील्डिंग वैरायटी जो उच्च किस्म के बीज थे उनका जब यूज किया तो उसमें हमें जो
पानी है उसकी भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और जो फर्टिलाइजर्स है, खाद है, उसकी भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जो पानी है उसका ग्राउंड लेवल भी कम होगा, और फर्टिलाइजर्स अगर ज्यादा हम यूज करेंगे, केमिकल्स ज्यादा यूज करेंगे, तो जो हमारी लैंड है उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी। तो इन HYV सीड्स का जब हमने यूज करना है तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि जो पानी है, पानी का ग्राउंड लेवल और फर्टिलाइजर्स कम यूज करें ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट वन इज लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो पालमपुर है, पालमपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि देयर आर टोटल 450 फैमिलीज, 450 फैमिली थी। उस 450 में से 1/3 150 फैमिलीज के पास कोई भी जमीन, कोई भी लैंड नहीं है। उसके बाद 240 फैमिलीज, करीब करीब 240 फैमिलीज के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है। 60 फैमिलीज के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। और अगर हम 10 या 10 से ज्यादा की बात करें, 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा की बात करें, तो वो केवल कुछ ही 10 के करीब या कुछ ही फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 10 या 10 से ज्यादा हेक्टेयर जमीन है। और एक चीज और, एक बात हम और करते हैं कि जब HYV सीड्स का यूज किया गया, तो HYV सीड्स के यूज से पहले 1200 kg पर हेक्टेयर, 1200 kg पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन होता था। लेकिन जैसे HYV सीड्स का यूज किया तो ये 1200 3000 से अबव हो गया, 3000 kg से अबव चला गया। तो ये जो इतना डिफरेंस आया, ये HYV सीड्स और फर्टिलाइजर्स के कारण है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है लेबर, कि लेबर का काम वहां पे पालमपुर में लेबर का काम कौन करता था। तो जैसे हमने बात की है कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास जमीन बहुत कम थी, 2 हेक्टेयर या उससे कम। तो जो कम जमीन वाले जो फार्मर्स थे वो ही वहां पे क्या करते थे, वो लेबरर का काम करते थे। लेबरर के काम के बदले उनको कैश मिलता था, या कैश के अलावा कोई जो जैसे क्रॉप है वो दे दी गई, कोई फसल है वो दे दी गई, या उनको साथ के साथ खाना भी दे दिया गया, तो वो इनको मजदूरी के बदले में मिलता था। अगर 2011 की बात करें, ये डाटा दिया हुआ है कि 2011 में गवर्नमेंट जो रेट है वो 115 रुपए 115 रुपीज था, लेकिन जो लेबर है उनको केवल 80 रुपीज लेबर के बदले में वेजेस दिए जाते थे। नेक्स्ट वन इज कैपिटल। कैपिटल, पैसे कहां से आते थे? जब उनके पास जमीन बहुत कम है तो उनके पास पैसे कहां से आएंगे? तो पैसे उनके पास जो कुछ साहूकार मनी लेंडर थे उनसे ही वो लोग पैसे लेते थे, और लेकिन उसके लिए वो उनसे ब्याज इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा लेते थे। जैसे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है हमारी बुक में, स्टोरी ऑफ सविता, जिसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, और उस 1 हेक्टेयर जमीन को बोने के लिए उसको 3000 रुपए की जरूरत है। अब ये 3000 क्या करती है, वहां का एक मनी लेंडर है, साहूकार है तेजपाल, उस तेजपाल से ये पैसे लेती है इंटरेस्ट पे, और इंटरेस्ट है 24%, 24% इंटरेस्ट, जो कि एक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और इसके साथ साथ ये भी प्रॉमिस करती है कि 1 साल तक इसकी जो फसल है, इसके जो खेत है, उन खेत में 35 रुपीज पर डे पे काम भी करेगी। तो इतना हाई इंटरेस्ट है 24%। जो छोटे जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनसे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लिया जाता था। नेक्स्ट है स्केल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट। जो क्रॉपिंग हम करेंगे, उस क्रॉपिंग में जो हमारे पास जो फसल आएगी उसमें से जो ज्यादा बचेगा उस ज्यादा को बेचना। तो ज्यादा अगर जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है या 3 है या 4 है तो वो उसके पास केवल अपने घर पे यूज करने के लिए ही बचेगी, उसके अलावा नहीं बचेगी। यहाँ पे एक तेजपाल है साहूकार, उसके पास 350 क्विंटल एक्स्ट्रा व्हीट है जिसको वो मार्केट में
बेच देता है। बेचने के बाद जो पैसा उसके पास आता है उसको वो या तो लोन पे दे देता है या अपने बैंक में डाल देता है। तो ये हमारी जो फार्मिंग इन पालमपुर है, पालमपुर में जो कृषि है उसकी मुख्य विशेषताएं हैं। 7 मुख्य विशेषताएं हमने पढ़ी हैं अलग अलग करके जो मेन है। अब एक टॉपिक और है हमारा इसी में, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि पालमपुर विलेज में 2 मेन एक्टिविटीज आर देयर, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग। 75% population engaged in farming activity and 25% population is engaged in non farming activity। कृषि के अलावा जो क्रियाएं हैं उनमें 25% पॉपुलेशन पालमपुर विलेज की लगी हुई है। अब वो कौन सी एक्टिविटीज है वो हम देखते हैं वन बाय वन। डेयरी में जो बेफेलोज हैं, ज्यादातर बेफेलोज रखी जाती हैं और उनसे ही मिल्क निकाला जाता है। मिल्क निकाल के उस मिल्क को साथ वाले गांव में भेज दिया जाता है और उस गांव से उस दूध को शहर में, कहीं टाउन में या सिटी में भेज दिया जाता है। तो एक एक्टिविटी होगी हमारी, फर्स्ट वन इज डेयरी। सेकेंड वन स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में नियर अबाउट 50 पीपल्स, 50 आदमी के करीब इसमें लगे हुए हैं, जो साथ में गांव के साथ या शहर में कहीं फैक्ट्रीज है उसमें काम करते हैं। कुछ आदमी अपने घर पे भी छोटे मोटे काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज शॉपकीपिंग। शॉपकीपिंग में केवल कुछ ही आदमी ऐसे हैं जो कहीं पे अपनी दुकान खोले हुए हैं। उस दुकान में जो हमारी डेली लाइफ की जो जैसे राइस है या साल्ट है, शुगर है, ये जो डेली लाइफ की डेली जरूरत की जो चीजें हैं उनको वहां पे बेचते हैं। लास्ट वन इज ट्रांसपोर्ट, परिवहन। जो हमारे जो कनेक्टिंग विलेज है पालमपुर को जो कनेक्ट करते हैं शाहपुर से या फिर रायगंज से, उसके लिए जो रिक्शा है, ऑटो है, कार है, जीप है, उनका यूज ट्रांसपोर्ट में किया जाता है। तो दैट इज आवर कंप्लीट चैप्टर पार्ट 3। तो इसको आप ध्यान से देखिए और देखने के बाद कंप्लीट चैप्टर को एक बार समझिए और इको क्लासेस फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके।